हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे रमन स्पेक्ट्रा। ओके, सो रमन स्पेक्ट्रा में देखो क्या होता है कि जो रमन, जैसे हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रा के, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा के, वहाँ पे क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है। ओके, बट रमन स्पेक्ट्रा में क्या था, क्या ऑब्जर्व किया गया कि जब हम बाहर से कोई भी रेडिएशन डालते हैं तो वो क्या होती है, स्कैटर होती है। ओके, यहाँ पे जो फिनोमिना स्टडी किया गया वो स्कैटरिंग फिनोमिना स्टडी किएगा। सो अब देखो जो स्कैटरिंग में क्या होता है, जैसे हमने इंसिडेंट लाइट जो हमने रेडिएशन डाली है वो जब मतलब कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो ऑब्जॉर्ब होकर ऊपर चला जाएगा, फिर जो वापस आएगा, ओके, जो वापस आएगा वो क्या है, उसकी जो एनर्जी है, वो जो एनर्जी रिलीज कर रहा है वो एनर्जी ज़्यादा भी हो सकती है, जितनी इंसिडेंट एनर्जी हमने दी है उससे ज़्यादा भी हो सकती है एंड कम भी हो सकती है। वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, कम और ज़्यादा का किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो हमारे पास, इसको हम बोलते हैं कि जो हमारे पास स्कैटरिंग हो रही है वो क्या हो रही है, इन इलास्टिक स्कैटरिंग हो रही है। ओके, इलास्टिक स्कैटरिंग में क्या होता है, जैसे जो हमारे पास एक होती है रेली लाइन, ओके, एक हमारे पास होती है रेली लाइन। रेली लाइन कौन सी होती है, यस, रेली लाइन कौन सी होती है, जो वाली लाइन जैसे हमने इंसिडेंट रेडिएशन डाली है वो ही एनर्जी की हमें वापस मिल जाए। ओके, वो वाली रेडिएशन, वो वाली एनर्जी की रेडिएशन जो हमने डाली है इंसिडेंट लाइट, वही हमें एनर्जी की रेडिएशन वापस मिल जाए, उसको हम बोलते हैं रेली लाइन। ओके, सो अब देखो जो रेली लाइन होती है वो क्या, इलास्टिक प्लेन है, कि मतलब हमारे पास क्या इलास्टिक स्कैटरिंग है कि जो हमने लाइट डाली, ओके, उसका ना ही कोई एनर्जी का लॉस हुआ ना ही कोई गेन हुआ, वही हमें वापस मिल गई। ओके, वो होती है हमारे पास रेली स्कैटरिंग। बट रमन ने क्या किया था, जो आपके पास ये रमन स्कैटरिंग का फिनोमिना है, रमन इफेक्ट है जो, वो सबसे पहले देखा था स्मैकल ने। ओके, स्मैकल साइंटिस्ट थे, स्मैकल, इन्होंने ये फिनोमिना डिस्कवर किया था, रमन इफेक्ट। बट बाद में डेवलप किसने किया, रमन ने। ओके, सो ये इफेक्ट वैसे देखा किसने था, स्मैकल ने देखा था। ओके, बट बाद में वो मतलब आप कह सकते हो बाद में आगे कौन लेके गए, रमन। ओके, सो ये इफेक्ट रमन के नेम पे ही पड़ गया। सो अब देखो रमन इफेक्ट में होता क्या है कि जो हमने बाहर से रेडिएशन डाली है, ओके, अगर तो हमें उसी रेडिएशन की लाइट वापस मिल रही है वो तो होती है रेली लाइन, बट उससे कम की या उससे ज़्यादा की मिल रही है, अगर तो आपको कम की मिल रही है, ओके, अगर आपको लेस मिल रही है, लेस एनर्जी वाली रेडिएशन मिल रही है, उसको हम बोलते हैं स्टोक्स लाइंस। ओके, स्टोक्स लाइंस, STOKES। अगर आपको ज़्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन मिल रही है, आप बोल सकते हो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन मिल रही है, उसको हम बोलते हैं, जैसे यहाँ पे हाई एनर्जी वाली लिख लो, हाई एनर्जी वाली, उसको हम बोलते हैं एंटी स्टोक्स लाइंस, एंटी स्टोक्स लाइंस। अब देखो ये होता क्या है कि जैसे लेस एनर्जी वाली है, ओके, कम एनर्जी वाली है, जितनी हमने इंसिडेंट रेडिएशन डाली है, ओके, इंसिडेंट जो रेडिएशन है उसकी जो एनर्जी है उससे कम, तो हम बोलेंगे स्टोक्स लाइंस। आपने याद कैसे रखना है, अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेस एनर्जी वाली को स्टोक्स बोलते हैं या एंटी स्टोक्स बोलते हैं, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी हो जाती थी पहले। बट अब देखो इनको याद कैसे रखना है, एंटी स्टोक्स, नेम बड़ा है ना, एंटी स्टोक्स जो नाम है वो बड़ा है इन कंपैरिजन टू स्टोक्स। ओके, सो आपने याद रखना है एंटी स्टोक्स नाम बड़ा है, सो इसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, ज़्यादा। ओके, बड़े नाम की एनर्जी ज़्यादा, सो एंटी स्टोक्स की जो एनर्जी होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है इंसिडेंट से। सो अब देखो जो आपके पास हाई एनर्जी वाली रेडिएशन होगी उसको हम बोलते हैं एंटी स्टोक्स, एंड लेस एनर्जी वाली रेडिएशन को हम बोलते हैं स्टोक्स लाइंस। ओके, जो आपके पास जो अब हम रमन स्पेक्ट्रा स्टडी कर रहे हैं, रमन स्पेक्ट्रा के जो एनर्जी लेवल्स हैं, अगर उन एनर्जी लेवल्स का गैप रोटेशनल के गैप से मैच करता है, ओके, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के गैप से मैच करता है, तो हम उसको बोलते हैं रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। ओके, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, या फिर रमन रोटेशनल बोल लो, कुछ भी बोल लो, रमन रोटेशनल स्पेक्ट्रा। अगर आपके पास जो रमन के एनर्जी लेवल्स का गैप है वो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के गैप से मैच कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। ओके, सो देखो सबसे पहले जो आपके पास रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता है वहाँ पे आप कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कौन सा रीजन यूज़ करते हो, माइक्रोवेव रीजन। ओके, रोटेशनल स्पेक्ट्रा में हम कौन सा रीजन यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव। बट हम वाइब्रेशनल में कौन सा करते हैं, IR फ्रीक्वेंसी। ओके, IR रीजन यूज़ करते हैं वाइब्रेशनल में। एंड रमन में कौन सा यूज़ करते हैं, हम UV विजिबल लाइट यूज़ करते हैं रमन में। ओके, सो अब देखो ये होता है आपके पास क्लासिकल फिनोमिना कि अगर आपके पास इन इलास्टिक स्कैटरिंग हो रही है तो आपके पास जो रेडिएशन मिल रही है वो या तो कम फ्रीक्वेंसी की मिलेगी या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की मिलेगी। कम फ्रीक्वेंसी वाली को हम स्टोक्स बोलते हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली को हम एंटी स्टोक्स बोलते हैं। बट अगर आपको सेम ही फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन मिल रही है उसको हम रेली लाइन बोलते हैं। ओके, सो अब देखो अगर हम क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना देखें, क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना, क्वांटम मैकेनिकल
फिनोमिना। ओके, अगर हम क्वांटम मैकेनिकली देख रहे हैं रमन इफेक्ट को तो हम कैसे देखेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पे ग्राउंड स्टेट है एंड एक्साइटेड स्टेट है। ओके, जो हमारा मॉलिक्यूल है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया, हमने एच न्यू की क्या डाला, हमने एच न्यू एनर्जी की रेडिएशन डाली। ओके, एच न्यू एनर्जी होगी, या फिर आप बोल सकते हो एच सी अपॉन लैम्डा हो गया, या फिर आप बोल सकते हो एच सी न्यू बार हो गया। ओके, आप एनर्जी किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। जब हमने एक फोटोन डाला, ओके, उस फोटोन ने, जो हमारा मॉलिक्यूल था वो उस फोटोन को ऑब्जॉर्व करके ऊपर चला गया। अब ये जो हमारे पास वापस आएगा, अब ये मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब जब ये वापस आएगा, अगर तो ये इसी ग्राउंड स्टेट में वापस आ रहे हैं तो ये इतनी ही एनर्जी रिलीज करेगा, एच न्यू एनर्जी ही रिलीज करेगा ना। ये एच न्यू एनर्जी इसने ऑब्जॉर्व की थी, एच न्यू एनर्जी ही इसने रिलीज कर दी। सो ये कौन सी लाइन होगी, ये होगी आपके पास रेली लाइन, रेली लाइन। ओके, बट अगर आप देखो, अगर आपके पास ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। ओके, जो आपका मॉलिक्यूल है वो एच न्यू एनर्जी अब्जॉर्ब करके ऊपर तो चला गया, बट जब ये वापस आ रहा है, ये वापस इस ग्राउंड स्टेट में नहीं आ रहा, जो इनके बीच में कोई और हमारे पास लेवल है वहाँ पे आ रहा है। ओके, कोई और लेवल है, इन दोनों लेवल्स के बीच में कोई और लेवल प्रेजेंट है, उस लेवल में ये आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं, ये आपके पास एनर्जी एच न्यू अब्जॉर्ब करके गया था, सपोज इसने एच न्यू डैश रिलीज की है, तो आपके पास ये जो एनर्जी गैप है इसको हम बोलते हैं डेल्टा ई। ओके, सो अब देखो, जो आपके पास ये एच न्यू है, एच न्यू को हम एनर्जी की फॉर्म में एच सी न्यू बार भी लिख सकते हैं। ओके, एच सी अपॉन लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा न्यू बार होता है। एच सी न्यू बार ये किसके इक्वल हो गया, एच सी न्यू बार डैश प्लस डेल्टा ई। ओके, एच सी न्यू बार इज इक्वल टू एच सी न्यू बार प्लस डेल्टा ई। सो अब देखो, जो आपके पास एनर्जी है वो एनर्जी अब कम रिलीज हो रही है, इसको हम बोलते हैं स्टोक्स लाइंस। ओके, स्टोक्स लाइंस। अब देखो, जो आपके पास न्यू बार है, न्यू डैश बार है, वो किसके इक्वल आ गया, वो किसके इक्वल आ गया, न्यू डैश न्यू बार माइनस डेल्टा ई अपॉन एच सी। मीन्स जो अब आपके पास फ्रीक्वेंसी, जो अब आपके पास रेडिएशन रिलीज हो रही है, ये वाली रेडिएशन जो रिलीज हो रही है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है, किससे कम है, जो हमने इंसिडेंट अप्लाई की थी, कितनी कम है, इतनी कम है, डेल्टा ई अपॉन एच सी। इस डेल्टा ई अपॉन एच सी को हम बोलते हैं स्टोक्स शिफ्ट, स्टोक्स शिफ्ट बोलते हैं इस डेल्टा ई अपॉन एच सी को। ओके, सो आपके पास न्यू बार डैश कितना हो गया, न्यू बार माइनस डेल्टा ई अपॉन एच सी इन केस ऑफ स्टोक्स लाइंस। अब देखो, अगर आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो बिल्कुल ग्राउंड स्टेट में नहीं है, वो इससे अपर लेवल में है, यहाँ पे आपके पास मॉलिक्यूल है, यहाँ से आपका मॉलिक्यूल एनर्जी अब्जॉर्ब करके ऊपर चला गया। ओके, यहाँ से आपका मॉलिक्यूल एच न्यू एनर्जी अब्जॉर्ब करके ऊपर चला गया, ये वापस आता है ग्राउंड स्टेट में। ओके, सो अब देखो, ये इसने अब्जॉर्ब तो एच न्यू की थी, बट ये रिलीज कितनी कर रहा है, एच न्यू डैश। सपोज ये एनर्जी गैप डेल्टा ई है, तो आपके पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, एच सी न्यू बार प्लस डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी न्यू बार डैश। ओके, सो यहाँ से आपके पास न्यू बार डैश किसके इक्वल आ गया, न्यू बार डैश इज इक्वल टू न्यू बार प्लस डेल्टा ई अपॉन एच सी। अब देखो, जो न्यू बार डैश है वो क्या है, ज़्यादा है न्यू बार से, कितना ज़्यादा है, डेल्टा ई अपॉन एच सी। इस डेल्टा ई अपॉन एच सी को हम क्या बोलते हैं, शिफ्ट। ओके, एंटी स्टोक्स शिफ्ट। डेल्टा ई अपॉन एच सी को आप रमन शिफ्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि ये शिफ्ट तो सेम ही है ना, बेशक आप स्टोक्स लाइंस देख रहे हो, बेशक आप एंटी स्टोक्स लाइंस देख रहे हो। ओके, सो अब देखो, जो एंटी स्टोक्स लाइंस होती है उसकी जो आपके पास एनर्जी है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू स्टोक्स लाइंस। ओके, अब देखो, अगर हम बात करें इंटेंसिटी की, तो जो एंटी स्टोक्स लाइंस होती है ना वो वीकर होती हैं इन कंपैरिजन टू स्टोक्स लाइंस। यस, वाई, जो एंटी स्टोक्स लाइंस होती हैं वो वीकर होती हैं जब हम रूम टेम्परेचर पे अपना जो स्पेक्ट्रा है वो देख रहे हैं। जो एंटी स्टोक्स लाइंस है वो वीक होती हैं इन कंपैरिजन टू स्टोक्स लाइंस। क्यों होती हैं, ये देखो कि जो आपके पास एंटी स्टोक्स लाइंस आती हैं वो कैसे आती हैं, कि जो आपके पास मॉलिक्यूल है वो हायर लेवल से फिर वापस आ रहा है, हायर लेवल से वापस आ रहा है। ओके, हायर लेवल से वापस ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। अब देखो, जो आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादातर ग्राउंड स्टेट में ही रहते हैं, तो आपके पास जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे नंबर कम होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने कम होंगे उतनी ही इंटेंसिटी, उतनी ही ट्रांजिशंस कम होंगी, जितनी ट्रांजिशंस कम होंगी उतनी ही इंटेंसिटी कम होगी। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हमारे पास ग्राउंड स्टेट में ऑब्वियसली प्रेजेंट होते हैं, बट यहाँ पे क्या है, ट्रांजिशन हमारे पास हो रही है हायर लेवल से हो रही है। हायर लेवल में जो आपके पास मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो कम होते हैं, सो उसके विद रिस्पेक्ट टू इंटेंसिटी भी क्या होती है, कम। सो ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम्स आया हुआ है, काफ़ी बार आया हुआ है,
कि जो आपके पास एंटी स्टोक्स लाइंस हैं उनकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। ओके, जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं एंटी स्टोक्स लाइंस की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है, आया भी हुआ है, टीफर में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या था कि आपके पास कोई भी सैंपल है, ओके, उसका आप स्पेक्ट्रा देख रहे हो, रमन स्पेक्ट्रा देख रहे हो, एंटी स्टोक्स लाइंस की जो इंटेंसिटी है, एंटी स्टोक्स लाइंस की जो इंटेंसिटी है, एक बार तो आप वार्म रीजन पे कर रहे हो। ओके, उन्होंने कोई भी मतलब कि ना कोई भी रीजन का नेम लिया हुआ था, एक बार तो ना आप उस पे देख रहे हो, वार्म रीजन पे देख रहे हो, एक बार आप कोल्ड रीजन पे देख रहे हो। ऑब्वियसली जो एंटी स्टोक्स लाइंस की इंटेंसिटी होगी वो कहाँ पे ज़्यादा होगी, वार्म रीजन पे ज़्यादा होगी। ओके, सो आपने याद रखना है कि जो एंटी स्टोक्स लाइंस होती हैं, एंटी स्टोक्स लाइंस की इंटेंसिटी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हायर लेवल में ज़्यादा हो जाएंगे अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। ओके, सो अब हम कर रहे हैं रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, जैसे हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रा किया था वैसे ही रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा है। जो हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रा में ग्रॉस सिलेक्शन रूल किया था वो क्या था कि आपके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होनी चाहिए, बट रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा में आपके पास जो ग्रॉस सिलेक्शन रूल है वो क्या है कि जो आपके पास पोलराइजेबिलिटी है, ओके, पोलराइजेबिलिटी एनआइसोट्रॉपिक होनी चाहिए। एनआइसोट्रॉपिक का मीनिंग क्या है कि आपके पास पोलराइजेबिलिटी हर एक डायरेक्शन में डिफरेंट होनी चाहिए। ओके, हम क्या कर रहे हैं, हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। जैसे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो आपके पास जो डाइपोल मोमेंट है वो इंड्यूस होता है, उस डाइपोल मोमेंट के विद रिस्पेक्ट टू आपके पास क्या होगी, पोलराइजेबिलिटी होगी। जो पोलराइजेबिलिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल दोनों डायरेक्शंस में क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, रोटेशनल रमन एक्टिव होते हैं, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा शो करते हैं। सो हम क्या लिख सकते हैं, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा के लिए जो हमारे पास ग्रॉस सिलेक्शन रूल है, ग्रॉस सिलेक्शन रूल वो क्या है, ग्रॉस सिलेक्शन रूल क्या है कि जो आपके पास एनआइसोट्रॉपिक, एनआइसोट्रॉपिक का मीनिंग तो पता ही है ना सबको, एनआइसोट्रॉपिक का मीनिंग होता है अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू होना। आइसोट्रॉपिक का मीनिंग क्या होता है, अलग अलग डायरेक्शन में सेम वैल्यू होना। ओके, एनआइसोट्रॉपिक आपके पास क्या होनी चाहिए, पोलराइजेबिलिटी, एनआइसोट्रॉपिक पोलराइजेबिलिटी। ओके, सो ग्रॉस सिलेक्शन रूल क्या है, एनआइसोट्रॉपिक पोलराइजेबिलिटी होनी चाहिए। मींस आपके पास जो अल्फा, पोलराइजेबिलिटी को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा पैरेलल इज नॉट इक्वल टू अल्फा परपेंडिकुलर। जो अल्फा पैरेलल मींस जो आपके पास पोलराइजेबिलिटी है पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड शुड नॉट बी इक्वल टू द पोलराइजेबिलिटी परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। ओके, सो ग्रॉस सिलेक्शन रूल है हमारे पास एनआइसोट्रॉपिक पोलराइजेबिलिटी। अब मैथमेटिकल सिलेक्शन रूल देखते हैं हम, मैथमेटिकल भी बोल देते हैं हम, स्पेसिफिक भी बोल देते हैं। ओके, मैथमेटिकल सिलेक्शन रूल रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा के लिए होता है डेल्टा जे इज इक्वल टू +-2। ओके, +-2 का मीन्स यहाँ पे +-2 क्यों है, जब हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रा किया था, रोटेशनल स्पेक्ट्रा में हमने अकेला क्या किया था, +-1। ओके, रोटेशनल हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जब हमने प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा किया था, प्योर रोटेशनल में क्या था सिलेक्शन रूल, डेल्टा जे इज इक्वल टू +-1, बट रोटेशनल रमन में क्या है, डेल्टा जे इज इक्वल टू +-2। ऐसा क्यों, जैसे देखो रोटेशनल में क्या होता है, अकेली अब्जॉर्प्शन फिनोमिना हम स्टडी करते हैं। ओके, डेल्टा जे इज इक्वल टू +-1 हम क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूल है हमारा अब्जॉर्ब होकर ऊपर जा रहा है, बट यहाँ पे क्या है आपके पास स्कैटरिंग फिनोमिना हो रहा है। स्कैटरिंग क्या है आपके पास, 2 फोटोन फिनोमिना है। स्कैटरिंग क्या है हमारे पास, 2 फोटोन फिनोमिना है कि आपके पास मॉलिक्यूल ऊपर भी जा रहा है एंड नीचे भी आ रहा है। जो मॉलिक्यूल है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भी जा रहा है और एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में भी आ रहा है। ओके, सो स्कैटरिंग हमेशा 2 फोटोन फिनोमिना होता है, जो अब्जॉर्प्शन है वो 1 फोटोन फिनोमिना है। ओके, सो अब्जॉर्प्शन में ये ना होलास की बुक में एज सच ही गिवन है, होलास की बुक में एज सच गिवन है कि मैथमेटिकल सिलेक्शन रूल यहाँ पे डेल्टा जे इज इक्वल +-2 है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि स्कैटरिंग हो रही है। स्कैटरिंग क्या है, 2 फोटोन फिनोमिना है, बट रोटेशनल स्पेक्ट्रा में अकेली अब्जॉर्प्शन होती है, अब्जॉर्प्शन 1 फोटोन फिनोमिना है। Okay, so delta J is equal to +-1 here in pure rotational spectra, and in Raman rotational spectra delta J should be equal to +-2. But अगर आप रेली लाइन को इंक्लूड कर रहे हो, इंक्लूडिंग रेली लाइन, इंक्लूडिंग रेली लाइन, रेली लाइन में क्या हो जाएगा, इंक्लूडिंग रेली लाइन डेल्टा J इज इक्वल टू 0 +-2। ओके, 0 क्या है आपके पास, 0 किसके लिए, रेली लाइन के लिए, एंड डेल्टा J इज इक्वल टू +-2 क्या है हमारे पास, स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइन्स के लिए। ओके, सो अब देखो अगर हम देखें एनर्जी गैप की बात देखें, डेल्टा जे क्या है आपके पास
+-2 मीन्स आपके पास अगर ये रोटेशनल इनर्जी लेवल्स हैं रमन स्पेक्ट्रा में, अगर ये रोटेशनल इनर्जी लेवल्स हैं, ये J = 0 है, ये J = 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ओके अब 0 से ना 1 ट्रांजिशन नहीं होगी, 0 से 2 ट्रांजिशन होगी, 0 से 2 वाली ट्रांजिशन होगी। ओके ये वापस भी आएगा, फिर 0 से 2 वाली होगी, 1 से 3 वाली होगी। ओके डेल्टा J कितना चाहिए आपको? +-2। सो अगर हम डेल्टा E की बात कर रहे हैं, इन एनर्जी लेवल्स के गैप की बात कर रहे हैं, डेल्टा E के हमको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो किसके इक्वल है? डेल्टा E। डेल्टा E किसके इक्वल हो जाएगी? E(J+2) माइनस E(J). ओके E(J) एंड E(J+2). अब देखो आपके पास होता क्या है, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स की जो एनर्जी है वो किसकी इक्वल होती है? EJ, BJ, J+1। ओके BJ, J+1। सो अब आप क्या करोगे? EJ+2 निकालने के लिए यहाँ पे J+2 पुट कर दोगे एंड EJ आपके पास यही हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो जो आपके पास डेल्टा E है वो कितना आ जाएगा? 2B J+3। ओके 2B J+3। ओके J की वैल्यू आप 0 से लेके पुट कर सकते हो। सो अगर आप 0 से 2 वाली ट्रांजिशन देख रहे हो, वहाँ पे डेल्टा E कितना हो जाएगा आपके पास? 2B इंटू यहाँ पे 0 पुट करोगे +3, 6B हो जाएगा। ओके सो अब देखो अगर आप ट्रांजिशंस देख रहे हो फ्रॉम J = 0 से J = 2 वाली अगर आप ट्रांजिशन देख रहे हो, वहाँ पे डेल्टा E क्या है? 6B। ओके अगर आप J = 1 से J = 3 वाली ट्रांजिशन देख रहे हो, वहाँ पे आपके पास डेल्टा E कितना आ जाएगा? 10B। ओके एंड देन आपके पास डेल्टा E फर्दर 2 से 4 वाली ट्रांजिशन का कितना आ जाएगा? 14B। मीन्स आपके पास जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन को ये आपके पास रेली लाइन है। ओके ये रेली लाइन है, रेली लाइन सेंटर में होगी, इसके स्ट्रोक्स भी होंगी एंड एंटी स्ट्रोक्स भी होंगी। एंटी स्ट्रोक्स ज़्यादा एनर्जी वाली होंगी, स्ट्रोक्स कम एनर्जी वाली होंगी। ओके अगर हम स्ट्रोक्स की बात कर रहे हैं, स्ट्रोक्स क्या होगी? रेली लाइन से कम वाली होंगी। सो पहली लाइन है 0 से 2 वाली, जो पहली लाइन है वो 6B पे आएगी। ओके ये क्या है? ये सपोज 0 पे है, ये 6B पे आ गई। ओके नेक्स्ट लाइन 10B पे आएगी, नेक्स्ट लाइन आपके पास 10B पे आएगी, इससे नेक्स्ट लाइन आपके पास 14B पे आएगी। ओके सिमिलरली इधर क्या हो जाएगा? 6B पे फर्स्ट लाइन, देन सेकंड लाइन आपके पास 10B पे, देन थर्ड लाइन है आपके पास 14B पे। ये कौन सी लाइन्स है आपके पास? एंटी स्ट्रोक्स एंड ये कौन सी लाइन्स है आपके पास? स्ट्रोक्स लाइन्स। ओके सो स्ट्रोक्स लाइन्स कम वाली होंगी एंड एंटी स्ट्रोक्स ज़्यादा वाली होंगी। सो आपने याद रखना है रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा में जो फर्स्ट लाइन आ रही है वो कहाँ पे आ रही है? 6B पे। फर्स्ट लाइन 6B पे आ रही है, सेकंड लाइन 10B पे, थर्ड लाइन 4। मीन्स आपके पास जो फर्स्ट इस लाइन का एंड फर्स्ट लाइन का जो गैप है रेली लाइन से वो कितने का है? 6B। इसके बाद आपके पास गैप कितना रह जाता है? 4B का। सभी लाइंस में 4B का गैप होगा। अकेली फर्स्ट लाइन में कितना गैप होता है? 6B का। ओके अकेली फर्स्ट लाइन में ही 6B का गैप होता है, बाकी सभी लाइंस में 4B का गैप होता है। सो अगर आपके पास इसके बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो आपके पास एनर्जी गैप नहीं बोल सकते आप, स्पेक्ट्रल लाइंस में गैप बोल सकते हो। ओके जो स्पेक्ट्रल लाइंस में गैप है वो आपके पास दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, सपोज 2068/सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके तो आपने उसको किसके इक्वल रखना है? 4B के इक्वल रखना है। अगर आपको स्पेशल मेंशन है कि फर्स्ट लाइन का गैप फ्रॉम रेली लाइन, फिर उसको आपने 6B के इक्वल रखना है। अगर आपको लाइंस में गैप दिया हुआ है, लाइंस में तो 4B का गैप ही है, फर्स्ट लाइन एंड रेली लाइन में कितना गैप है? 6B का। ओके रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा में फर्स्ट लाइन एंड आपके पास रेली लाइन में कितना गैप है? 6B का गैप है, बाकी सभी लाइंस में 4B का गैप है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं। आपको दिया होता है कि आपके पास जो फर्स्ट लाइन है वो इतनी एनर्जी पे आई, सेकंड लाइन इतनी एनर्जी पे आई। बेसिकली आपने क्या निकालना होता है? B की वैल्यू निकालनी होती है, सिंपल ना, बस जैसे आपको 2068 दिया हुआ है। ओके जो आपके पास एनर्जी गैप है वो 2068 है, जो आपके स्पेक्ट्रल लाइंस में गैप है 2068 है। तो आपने B की वैल्यू निकालनी है, रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। आप क्या करोगे? 4B को 2068 के बराबर रख दोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे, वो आपके पास B की वैल्यू हो जाएगी। देखो कोई क्वेश्चन ऐसा, बट आता है नेट में। ओके देखेंगे हम, आता है नेट में ऐसा क्वेश्चन। सो जो हमारे पास एंटी स्टोक्स लाइंस हैं उनकी जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है एट हाई टेम्परेचर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रमन स्पेक्ट्रा है ना वो तो टिफर का इतना ज़्यादा मीन्स फेवरेट टॉपिक है, हर एक बार क्वेश्चन आता ही आता है टिफर में। ओके सो रमन स्पेक्ट्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू टिफर में हमेशा क्वेश्चन आता है रमन स्पेक्ट्रा में से। ओके सो अब हम देख रहे हैं जो भी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं। यस फ्रेंड्स देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा ऑफ
19F2 मॉलिक्यूल शोज अ सीरीज ऑफ स्टोक्स लाइंस एट, आपको दिया हुआ है कि स्टोक्स लाइंस इतनी फ्रीक्वेंसी पे आ रही हैं। ओके, स्टोक्स लाइंस इस पे भी आ रही है, इस पे भी आ रही है एंड इस पे भी आ रही है। ये आपको कुछ नहीं दिया, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, जितने भी हो, गैप तो सेम ही है ना। गैप तो हमें पता ही रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम में कितना होता है, 4b का गैप होता है। ओके, सो आपने कुछ नहीं देखना कि ये मेरे को नहीं पता फर्स्ट दी हुई है या सेकंड दी हुई है, फर्स्ट लाइन है कि सेकंड लाइन है, वो आपको जरूरत ही नहीं है देखने की। आपको क्या पता क्या करना है, रोटेशनल कांस्टेंट पता करना है। रोटेशनल कांस्टेंट यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना है। किस में पता करना है, गीगाहर्ट्ज़ में, गीगाहर्ट्ज़ में पता करना है। यहाँ से आपके पास जो आएगा वो पर सेंटीमीटर में आएगा, पर सेंटीमीटर से आपको किस में जाना है, हर्ट्ज़ में जाना है, मीन्स पर सेकंड में जाना है। ओके, सो अब देखो आपको दिया हुआ है जो एक लाइन इस पे आ रही है, दूसरी लाइन इस पे आ रही है, तो जो गैप होता है वो कितने का होता है, 4b का गैप होता है। सो जो इन दोनों का गैप उसको आप 4b के इक्वल रखोगे, b के रोटेशनल कांस्टेंट, इसके गैप को मीन्स इन दोनों के डिफरेंस को आप 4b के इक्वल रखोगे। बेशक आप इसके और इसके गैप को रख लो, किसी को भी रख लो। ओके, सो आप इसको रख सकते हो, इन दोनों के गैप को, इन दोनों के गैप को रख सकते हो। ये सीरीज दी हुई है, जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इन दोनों का गैप 4b होता है, इन दोनों का गैप 4b होता है। अगर आप इसका और इसका गैप देखोगे वो तो 8b बन गया ना, वो तो 8b बन गया। ये सीरीज दी हुई है, ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट एंड थर्ड का गैप देखो या फर्स्ट एंड सेकंड का देखो या सेकंड एंड थर्ड का देखो, उसको आप 4b के इक्वल रख दो, वहाँ से आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। वो देखो जो b की वैल्यू आएगी ना, वो आएगी आपके पास 3.53 पर सेंटीमीटर, वो भी ऑप्शन में पड़ी हुई है। हम वही टिक लगा देते हैं, मीन्स ना 50% बच्चे वही टिक लगाते हैं जो हमारे पास यहाँ से b की वैल्यू आएगी, बट देखो वो पर सेंटीमीटर में आएगी। ओके, वो पर सेंटीमीटर में आएगी, आपको किस में चाहिए, हर्ट्ज़ में चाहिए, पर सेकंड में चाहिए। सो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, पर सेंटीमीटर से पर सेकंड जाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय c, मीन्स मल्टीप्लाई बाय 3 × 10⁸। ओके, जब आप उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे वो आपके पास गीगाहर्ट्ज़ में आ जाएगा, 26 पॉइंट समथिंग आएगा, वो आप देख लेना, वो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो ये गेट 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है, कितना आसान क्वेश्चन है, इससे ही क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, रोटेशनल कांस्टेंट फॉर 14N2 इज 2 पर सेंटीमीटर। रोटेशनल कांस्टेंट दिया हुआ है, मीन्स b की वैल्यू दी हुई है। न्यू बार फॉर इंसिडेंट रेडिएशन इज इन। ओके, इंसिडेंट रेडिएशन का आपको न्यू बार की वैल्यू दी हुई है। आपको बताना है वेव नंबर फॉर फर्स्ट स्टोक्स लाइंस, फर्स्ट स्टोक्स लाइंस का आपको वेव नंबर बताना है। अब देखो जो फर्स्ट स्टोक्स लाइंस का होगा, स्टोक्स लाइंस हमें पता है किस पे आती है, कम वैल्यू पे आती है। जितना वेव नंबर दिया हुआ है उससे कम पे जाना है, इधर वाली साइड जाना है, लेफ्ट वाली साइड जाना है, उससे कम आएगा। अगर आपने ज़्यादा कर दिया ना, वहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा और वो ऑप्शन भी पेपर में पड़ी होगी। ओके, सो अब आपने देखना है 2 पर सेंटीमीटर है, फर्स्ट लाइन का देखना है आपने, फर्स्ट लाइन में गैप कितना होता है, 6 पर सेंटीमीटर का। फर्स्ट लाइन एंड रेडी लाइन का गैप कितना होता है, 6b का। ओके, 6b मीन 6 × 2 12 का। ओके, अब 12 आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट करने हैं, कहीं ऐड मत कर देना, क्योंकि हमने स्टोक्स लाइंस का पता करना है। अगर आपको एंटी स्टोक्स लाइंस पूछा होता तो फिर हम ऐड कर देते, आपने इसमें से 12 माइनस कर देना, वो आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये जून 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है, कितना मीन्स कुछ भी नहीं करना। अगर आपको इतनी की नॉलेज है ना कि जो फर्स्ट स्टोक्स लाइंस है 6b के गैप पे आती है और हमने माइनस करना है, स्टोक्स पे आपने माइनस करना है, एंटी स्टोक्स में आपने प्लस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशनल बैंड्स कॉमन इन IR एंड रमन स्पेक्ट्रम आर। आपने बताना है, ये हमने पहले ग्रुप थ्योरी में भी मैंने आपको बताया था कि रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो क्या कहता है कि अगर आपके पास मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, मींस इन्वर्जन सेंटर है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सेंटर ऑफ सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इधर जाएंगे ऑक्सीजन मिलेगा, लेफ्ट साइड जाएंगे ऑक्सीजन मिलेगा, सेंटर ऑफ इन्वर्जन है इसमें। सो इसमें क्या होता है, जिन मॉलिक्यूल्स में सेंटर ऑफ इन्वर्जन होता है उन मॉलिक्यूल्स में जो आपके पास IR एक्टिव होते हैं, जो वाइब्रेशनल मोड्स IR एक्टिव होते हैं, वो रमन इनएक्टिव होते हैं। जो रमन इनएक्टिव होते हैं वो IR एक्टिव होते हैं। रमन एक्टिव, IR इनएक्टिव, IR एक्टिव, रमन इनएक्टिव। ओके, सो इन्होंने पूछा है कि कितने वाइब्रेशनल बैंड्स हैं, कितने वाइब्रेशनल मोड्स हैं, IR और रमन कॉमन हो, IR भी एक्टिव हो, रमन भी एक्टिव हो। ऐसा तो कोई भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो क्या है, सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। दिसंबर 2012 में आया हुआ क्वेश्चन। मैं ऑप्शंस नहीं लिख रही क्योंकि ऑप्शंस की जरूरत नहीं है, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, आपने ऑप्शंस में से कुछ नहीं लेना। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपका आंसर जरूर आएगा। ओके, जो भी ऑप्शंस में होगा आपका आंसर जरूर आएगा अगर आपका कंसेप्ट सही है। सो कंसेप्ट पे फोकस करो। नेक्स्ट देखो, बॉन्ड लेंथ ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कैन बी डिटर्मिन्ड विद द हेल्प ऑफ। हमने बॉन्ड लेंथ पता करनी है, इसमें ऑप्शंस थी आपको कि हम किस स्पेक्ट्रा से बॉन्ड लेंथ डिटर्मिन कर सकते हैं। बॉन्ड लेंथ आप कैसे डिटर्मिन कर सकते हो, जैसे यहाँ से आपके पास, अगर आप रोटेशनल स्पेक्ट्रा की बात करें, रोटेशनल स्पेक्ट्रा से आपके पास क्या आ जाता है, b की वैल्यू आ जाती है।
आपके पास स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी, स्पेक्ट्रल लाइंस के गैप से आपको बी की वैल्यू पता लग जाएगी। ओके, सो बी की वैल्यू से आपको क्या पता लग जाएगा, आई पता लग जाएगा। h²/8π² आई होता है, वहाँ से आई पता लग गया, आई पता लग गया मीन्स आर पता लग गया। आर क्या होता है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिस्टेंस ही होता है। ओके, वो क्या होता है, बॉन्ड लेंथ। सो आपको बॉन्ड लेंथ कहाँ से पता लग सकती है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा से। ऑब्वियसली रोटेशनल रमन से भी पता लग सकती है, रोटेशनल रमन में भी जो गैप होता है वो भी बी की टर्म्स में होता है। सो इसका जो आंसर था वो था आपके पास रोटेशनल स्पेक्ट्रा एंड रमन रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ओके, नेक्स्ट देखो ये 5th क्वेश्चन। ऐसे बड़े बड़े स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन हमेशा टीफर में आते हैं, मोस्टली टीफर में आते हैं, नेट में आते हैं बट इजी होते हैं, थोड़े बहुत ही आते हैं नेट में लेंथी क्वेश्चंस। इसमें ना टीफर में जो ये टीफर में आया हुआ है 2017 में, ये क्वेश्चन देखो, ये है तो 4 लाइन्स का 5 लाइन्स का, बट इसमें ना कुछ भी नहीं है। टीफर में सारे क्वेश्चन देती है ऐसे ही आते हैं, टाइम कंज्यूमिंग मीन्स पढ़ने में आपको हाफ एन आवर लग जाएगा, बट अगर आपको पढ़ के समझ आ गया तो 1 सेकंड का क्वेश्चन होता है। ओके, जैसे देखो इन रोटेशनल माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम ऑफ CO। ओके, CO में जो आपके पास रोटेशनल स्पेक्ट्रा है, रोटेशनल CO का रोटेशनल स्पेक्ट्रा, उसमें जो लाइंस हैं उनमें गैप इतना है। ओके, एंड रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, अगर हम N2 का रोटेशनल रमन देखें तो उसमें जो लाइंस आएंगी उसमें गैप इतना है। ओके, आपने क्या देखना है, अज्यूमिंग द फोर्स कांस्टेंट। अगर आप देखो दोनों मॉलिक्यूल्स का जो फोर्स कांस्टेंट है मींस K, जिसको हम लिखते हैं K, वो अगर आप ले लो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर बॉन्ड लेंथ। ओके, अगर आप ले लो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर बॉन्ड लेंथ, देन आपने बताना है कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की रेशो क्या होगी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ CO विद रिस्पेक्ट टू वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ N2। ओके, सो देखो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ CO विद रिस्पेक्ट टू वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ N2, आपने इन दोनों की रेशो बतानी है। सो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आपके पास होती किसकी इक्वल है, 1/2π √K/μ। ओके, K क्या है, फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट को इन्होंने क्या बोल दिया कि आपने बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शन लेना है। मींस हमने क्या लेना है, जैसे न्यू आपके पास क्या होती है, अगर हम न्यू लिखें, न्यू इज √K/μ। ओके, न्यू इसके प्रोपोर्शनल है, K को हमने बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेना है, मीन्स 1/μ × R। ओके, सो अब देखो जो म्यू होता है, म्यू हम क्या, इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको पता क्या लगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ये 2 वैल्यूज दी हुई हैं। ये क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है लाइंस का गैप, किसमें, रोटेशनल स्पेक्ट्रा में। रोटेशनल स्पेक्ट्रा में लाइंस का गैप इतना है, मीन्स अगर आप इसमें इसको ले रहे हो, रोटेशनल लाइंस में कितना गैप होता है, 2b का गैप होता है। ओके, रोटेशन लाइंस में 2b का गैप होता है। सो 2b आपको किसके इक्वल दिया हुआ है, 3.863। 3.863, यहाँ पे आप b लिख सकते हो CO का। ओके, एंड आप ये क्या है, 2b है। सो ये जो है 8.04/cm, ये किस में दिया हुआ है, रोटेशनल रमन में। रोटेशनल रमन में जो लाइंस आती हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, उनमें कितना कितना गैप होता है, 4b का, मीन्स 4b N2, ये कितना दिया हुआ है आपको, 8.04। ओके, सो अब देखो यहाँ पे आपको म्यू है, म्यू नहीं चाहिए हमें, म्यू नहीं चाहिए। सो म्यू किसके इक्वल होता है, I = μ r²। आई किसके इक्वल होता है, μ r² के। सो म्यू किसके इक्वल आ गया, I/r²। ओके, मीन्स आपके पास जो म्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, मीन्स हम म्यू की जगह पे आई भी लिख सकते हैं, म्यू की जगह पे हम आई भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप आई भी लिख सकते हो। ओके, सो अब देखो जो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है, फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √I। फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √I। अब आई देखना है हमने कि जो आई है वो बी पे कैसे डिपेंड करता है, हमें पता ही है कि बी किसके इक्वल होता है, h²/8π²I, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मीन्स न्यू किसके इक्वल आ गया, न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √B। ओके, √I है यहाँ पे, आई क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B है। सो हमारे पास जो न्यू है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन गया, √B के। सो अब देखो न्यू B, हमने न्यू CO डिवाइडेड बाई न्यू N2 पता करना है। सो ये किसके इक्वल आ गया, √BCO डिवाइडेड बाई √BN2। ओके, सो आपको यहाँ से BCO पता लग जाएगा, BN2 पता लग जाएगा, वैल्यूज पुट करोगे वो आपके पास रेशियो आ जाएगी। देखो कितना मीन्स इतना आसान है क्वेश्चन, बस आपको क्या चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जो रोटेशनल एनर्जी लेवल, जो रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं उनमें गैप 2b का होता है, जो रोटेशनल रमन में स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं उनमें गैप 4b का होता है। बस आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ओके, सो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, मीन्स सारे क्वेश्चन ना आपको, अगर आप वीडियोस देख रहे हो, अच्छे से देख रहे हो, कंसेप्ट को सीख रहे हो, तो मेरे को नहीं लगता आपसे कोई भी क्वेश्चन छूट पाएगा, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे। प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखो। अगर आपको वीडियो देख के समझ आ रहा है, आपको कुछ न्यू सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ लाइक जरूर करो। ओके, ऐसा करने से ना मेरे को मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मीन्स आपको कुछ समझ में आ रहा है।
ओके, सो ये था हमारा रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा एंड रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। ओके, एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रा में ना हमारे पास इंटेंसिटी अल्टरनेशंस भी होती हैं, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर हो सका तो नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो इससे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज वीडियो लेंथी हो जाती है, ज़्यादा लेंथी हम करते नहीं है। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू।